हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। दैनिक भास्कर का ये संपादकीय है, सरकार के नए विधेयक से विपक्ष नाराज क्यों। इसके बारे में देखते हैं। देखो, संसद में सरकार ने एक नया बिल पेश किया है जिसका आशा है कि पीएम सीएम सहित केंद्र या राज्य के जो मंत्री वगैरह होते हैं उनको किसी भी दफा में यदि 5 साल तक सजा का प्रावधान होता है, 30 दिन तक निरुद्ध रहता है, तो 31 दिन में उसे पद से हटा दिया जाएगा। बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोर्ट ने उसे जमानत दे दी तो उसे पुनः पदासीन किया जा सकेगा। सरकार मानती है कि ऐसे कृत्य का आरोपी मंत्री पद पर रहते हुए संवैधानिक नैतिकता के मानदंडों को प्रभावित कर सकता है। 29 जुलाई की बात है, तो वित्त राज्य मंत्री ने संसद को बताया कि पिछले 105 सालों में ईडी द्वारा दायर केवल 8 में 1.5 साल होगा, 1.5 साल में 8 में सजा हुई, यानी 0.13 करीबन। केजरीवाल महीनों जेल में रहने के बाद कोर्ट से रिहा हुए, लेकिन वर्षों बाद भी ईडी केस का कोई अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचा था। मार्च में संसद में सरकार ने बताया कि वो आरोपियों की राजनीतिक प्रतिबद्धता का रिकॉर्ड नहीं रखती है, लेकिन कहाँ 193 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों में केवल 2 को ही सजा हुई, सभी गैर भाजपा दलों के थे। नए बिल को लेकर जहां विपक्ष सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, वहां किसी आरोपी को महज आरोप के आधार पर पदमुक्त करना अपराध शास्त्र के मूल सिद्धांत अपराध सिद्ध न होने तक निर्दोष मानना के खिलाफ है। जनता जमानत मिलने पर दोबारा पदासीन होना गवर्नेंस में निरंतरता की अवधारणा की अनदेखी भी है। पहले तो नेता नैतिक आधार पर इस्तीफा देते थे, लेकिन अब इस आचरण धर्म की अनदेखी होने लगी है। हमें अपनी गुट निरपेक्ष अतीत से आज कुछ सीखना होगा। कौशिक बसु विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। भारत से आयातित लगभग सभी चीजों पर 50% टैरिफ लगाने के ट्रंप के ऐलान के बाद भारत अमेरिका के आर्थिक संबंधों में उथल पुथल है। इस घोषणा से भारत ब्राजील, सीरिया, लाओस और म्यांमार के साथ ही सर्वाधिक टैरिफ थोपे जाने वाले 5 देशों में शामिल हो गया। ट्रंप से भारत के महत्वपूर्ण संबंधों के चलते उनका यह ऐलान हमारे नीति निर्माताओं के लिए चौंकाने वाला है। असमंजस और बढ़ गया जब एक आ गया कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारत को दंडित किया जा रहा है, जबकि रूस से तेल खरीदने में सबसे बड़ी खरीदार तो चीन है, उसको सजा तो नहीं दी गई। विडंबना यह है कि भारत ने ट्रंप की नीतियों का कभी विरोध ही नहीं किया है। संभवतः इसके चलते हुए भारत को हल्के में लेने लगे। एक चेखव की कहानी है द निनी की याद दिलाती है, जिसमें एक व्यक्ति अपने बच्चों की गवर्नेंस यानी घर में जो पढ़ाने वाली शिक्षिका का 1 माह का वेतन मनमाने तरीके से रोक लेता है, और जब गवर्नेंस बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार कर लेती है तो उसकी कमजोरी समझ लेता है। अर्थशास्त्री एरियल रुबिनस्टीन ने बाद में इस कहानी के आधार पर इकोनॉमिक मॉडल विकसित किया था कि विनम्रता कैसे शोषण को न्योता देती है। ट्रंप के प्रति भारत का अति आज्ञाकारी रवैया एक लंबे समय से मजबूत और स्वतंत्र देश की उसकी भूमिका से विचलन को दर्शाता है। जब एक समय भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के सह संस्थापक के तौर पर रणनीतिक स्वायत्तता का प्रबल समर्थक हुआ करता था, सभी देशों से संतुलित रिश्ते रखता था, लेकिन किसी भी अधीनता स्वीकार नहीं करता था, चाहे वो अमेरिका हो या सोवियत संघ हो। समय आ गया कि भारत फिर से उसी विरासत का लाभ उठाए और मैक्सिको, कनाडा, चीन जैसे देशों के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंध बनाए। साथ ही टैरिफ से चिंतित अन्य सरकारों, खासतौर पर यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी देशों से व्यापार और सहयोग मजबूत करे। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि अमेरिका के लिए भारत उसके सबसे बड़े साझेदारों की 10वें नंबर पर आता है। अमेरिका के लिए भारत 10वें नंबर पर आता है, जैसे कि मैक्सिको, कनाडा, चीन, जर्मनी से भी पीछे अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी हमसे कहीं अधिक बड़ी है, इसलिए वो बड़े झटके झेल सकती है। ऐसे में साहस का मतलब यह नहीं कि अमेरिका को बराबरी से जवाब दिया जाए, जरूर सच तो यह है कि भारत जैसे अपने दीर्घकालिक व्यापारिक सहयोगी पर भारी टैरिफ लगाकर अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो खुद को अलग थलग कर रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। निसंदेह टैरिफ आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण है। इन्फेंट इंडस्ट्री तर्क का जाना माना उदाहरण है कि जो कहता है कि किसी आसान क्षेत्र में आरंभिक काल में अस्थायी टैरिफ लगाना निवेशकों में भरोसा जगाता है। इससे संबंधित सेक्टर को फलने फूलने, प्रतिस्पर्धा बनने का अवसर मिलता है, लेकिन उद्योग के अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद टैरिफ कम कर देने चाहिए ताकि खुली प्रतियोगिता का अनुशासन हो
और बेहतर होने में मदद कर सके। 1977 में राजनीतिक विवाद के कारण भारत सरकार ने IBM को निष्कासित कर दिया था। इससे भारत को खुद की मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर विकसित करने की प्रेरणा मिली थी। विभिन्न व्यापारिक प्रतिबंधों के संरक्षण में घरेलू कंप्यूटिंग क्षेत्र में तेजी से बढ़ी थी। 1991 से 93 के आर्थिक सुधारों के दौर में भारतीय बाजार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए खुल गए थे। देश का IT सेक्टर फराक फूला था। इंफोसिस, विप्रो, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसी भारतीय कंपनियों को वैश्विक तौर पर अग्रणी बनने का मौका मिला था। भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास किया है। दैनिक जागरण का एडिटोरियल है, इतना हंगामा क्यों? संपादकीय, गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और हिरासत में लिए जाने वाले प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को पद से हटाने की प्रावधान वाले विधेयकों पर लोकसभा में विपक्ष का जरूरत से ज़्यादा हंगामा समझ नहीं आया। ये अच्छा हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी ओर से इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार भी कर लिया। कम से कम अब तो विपक्ष का विरोध की सुर थाम कर विचार करना चाहिए। आखिर ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए जिससे उच्च पदों पर बैठे लोगों की गंभीर मामलों में गिरफ्तारी तथा उन्हें हिरासत में लिए जाने के लिए पद छोड़ना आवश्यक हो जाए। जो पहल की जा रही है उसमें यह कहा गया कि केंद्र सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों को अपना पद छोड़ना होगा। जब उन्हें किसी संगीन मामलों में गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है तो यह रियायत दी गई थी। ऐसी स्थिति में इन व्यक्तियों को 30 दिनों के अंदर इस्तीफा देना होगा। इस समय सीमा के अंदर इस्तीफा न देने पर उन्हें स्वतः पदमुक्त माना जाएगा। आखिर ऐसी किसी व्यवस्था में समस्या क्या है? क्या इसकी अनदेखी कर दी जाए कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों पर गंभीर आरोप लगते हैं और कई बार प्रथम दृष्टया ये सही भी दिखते हैं, लेकिन कोई इस्तीफा देने की पहल नहीं करता। एक समय ऐसा ही होता था। इस संदर्भ में गृह मंत्री शाह ने स्वयं अपना उदाहरण दिया कि जब उन्हें गुजरात के मंत्री रहते गिरफ्तार किया गया तो उन्हें त्यागपत्र दे दिया था। और क्या ऐसे अन्य नेताओं को नहीं करना चाहिए? एक वक्त यही परंपरा थी कि इसका निर्वाह कई नेताओं ने किया था। बात और लालकृष्ण अडवाणी ने जेल हवाला कांड में अपना नाम आने पर लोकसभा से त्यागपत्र देने के साथ ये घोषणा भी की थी कि जब तक ये दोष मुक्त नहीं हो जाते तब तक संसद में लौटेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और ऐसे उदाहरण और कुछ नेताओं ने भी प्रस्तुत किए। अब स्थिति यह है कि नेता गंभीर मामलों में गिरफ्तार होने और जेल जाने पर भी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं समझते। अब तो वे जेल से ही सरकार चलाने का दम भरते हैं। ऐसा कर भी चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ही किया था। जमानत मिलने के बाद तब भी इस्तीफा देने को बाध्य हुए जब बतौर मुख्यमंत्री उनके लिए कार्य करना कठिन हो गया था। यह विपक्ष ये चाहता है कि राजनीति में शुचिता और नैतिकता की स्थापना के लिए कुछ भी न किया जाए। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये लेख है, कठोर प्रतिबंध। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक 2025 क्या है? ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक 2025 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया था। यह विधेयक कुछ अन्य बातों के अलावा देश में ऑनलाइन गेमिंग में पैसों के लेन देन को प्रतिबंधित करने से संबंधित है। ऑनलाइन अनुमान के मुताबिक कि सरकार के इस कदम ने ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में हलचल पैदा कर दी है। खबरें बताती हैं कि इसके चलते हजारों उच्च कौशल वाले रोजगारों पर संकट की तलवार लटकने लगी है। विधेयक में जिन उद्देश्यों और कारणों का उल्लेख किया गया है उनके मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग में पैसों का इस्तेमाल होने से देश में गंभीर सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक मुश्किलें पैदा हो गई हैं, क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से ये गेम बहुत व्यापक रूप से प्रसारित हो चुके हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसे लत वाले व्यवहार को बढ़ावा देते हैं जिनका परिणाम मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे और वित्तीय नुकसान के रूप में सामने आता है। ऐसे प्लेटफॉर्म के कारण धोखाधड़ी और शोषण की घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में बाजार के इस हिस्से का विनिमय करने के बजाय यह जनहित में है कि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक 2025 ऐसे में विधेयक के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन करके ऑनलाइन धन कमाने संबंधी गेमिंग सेवा प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति को 3 साल तक की कैद या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या दोनों दंडित
किया जाएगा। मीडिया में विज्ञापन जारी करना या पैसे वाले गेम से संबंधित धनराशि के लेन देन में शामिल होने पर भी दंडित किया जाएगा। अगर वह विधेयक अपने मौजूदा स्वरूप में पारित होता है तो देश में औपचारिक ऑनलाइन गेमिंग कारोबार हमेशा के लिए पटाक्षेप हो जाएगा। साफ कहें तो इस बात से असहमति नहीं जताई जा सकती कि ऑनलाइन गेमिंग एक लत की तरह है जो मानसिक और वित्तीय दोनों स्तर पर प्रभावित करती है। बहरहाल इस बात पर बहस हो सकती है कि क्या पूरी तरह प्रतिबंधित करना है कि उपरोक्त समस्याओं का सही हल है। भारत में प्रतिभाशाली डेवलपर की एक पूरी फौज है जो तरह तरह की गेम तैयार करती है। यह उद्योग बहुत तेजी से गति कर रहा है। भारत में ऑनलाइन गेम्स विकसित करने का वैश्विक केंद्र बनने की संभावना है। उद्योग जगत के संगठनों के मुताबिक स्किल गेमिंग कंपनियां का कारोबारी मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए है और अब यह 25,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटा चुका है। सरकार के लिए बेहतर होता कि वह इस क्षेत्र के अंशधारकों और विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद ही विधेयक को पेश करती। ऑनलाइन पैसे कमाने से संबंधित गेम्स को प्रतिबंधित करने के बजाय समुचित नियमन की मदद से देश के हितों का बेहतर संरक्षण किया जा सकता था। सीधे प्रतिबंध लगने के बाद संभावना यह है कि ऐसी गतिविधियों को गैरकानूनी तरीके से अंजाम दिया जाने लगा है। यदि ऐसा हुआ तो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े शोषण और उनके धोखाधड़ी की आशंका और बढ़ जाएगी। इंटरनेट की पहुंच को देखते हुए सरकार के लिए बहुत कठिन होगा कि भूमिगत रूप से संचालित करने वाले तक पहुंच सके। इसके अलावा सरकार राजस्व भी गंवा बैठेगी और इन सभी पहलुओं पर संसद में बहस होनी चाहिए। धन आधारित खेलों पर प्रतिबंध बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित करेगा। विधेयक ऑनलाइन गेमिंग के नियमन और संवर्धन का व्यापक औपचारिक ढांचा भी मुहैया कराता है। उदाहरण के लिए विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ई स्पोर्ट को मान्यता देने और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। विधेयक ऑनलाइन गेमिंग पर एक प्राधिकरण की कल्पना करता है। ई स्पोर्ट के दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। ई स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण अकादमी और शोध केंद्र प्रावधान भी हैं। देश में ऑनलाइन गेमिंग के विकास और उसको बढ़ावा देने का के लिए कई प्रावधान भी हैं। ऐसे भी प्रावधान हैं जो सामाजिक खेलों के विकास की सुविधा देते हैं। कुल मिलाकर के ऑनलाइन गेमिंग के लिए कानूनी ढांचा मुहैया कराने की बात के साथ यह विधेयक दूरदर्शी प्रतीत होता है, जिससे वृद्धि और विकास में मदद मिलेगी। हालांकि ऑनलाइन धन आधारित गेम पर प्रतिबंध उसी भावना के अनुरूप नहीं है। livehindustancom पर ही एडिटोरियल विधेयक पर विवाद। केंद्र सरकार ने विशेष परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंत्रियों को हटाने की कानूनी व्यवस्था वाला विधेयक पेश किया। उनके विपक्षी दल इसके विरोध में खड़े हुए हैं। यदि अभी उन उच्च पदों पर बैठे लोगों को जेल जाने की स्थिति में पद छोड़ने का प्रावधान संविधान में नहीं है। अभी जो कानून है उनके अनुसार जब दोष सिद्ध नहीं हुआ तो ये आला मंत्री इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। इस उदार व्यवस्था का लाभ दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके कई मंत्री उठा चुके हैं। ये इतिहास में दर्ज है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहे। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल ने भी गिरफ्तार होने के बावजूद मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था और जेल से भी कार्यभार संभालने वालों की यह दलील थी कि संविधान उन्हें इस्तीफा देने के लिए नहीं कहता है। ऐसे में केंद्र सरकार इस कोशिश में है कि 30 दिन की हिरासत में रहने वाले कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को स्वतः ही प्रमुख मान लिया जाएगा। पहली नज़र में तो यह सामान्य प्रावधान लगता है, लेकिन इसके गहरे और व्यापक निहितार्थ हो सकते हैं। बहरहाल केंद्र सरकार ने तीनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति, जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है, उसके बाद भेज दिया है। तो जेपीसी में अन्य दलों के नेताओं को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। विपक्ष के नेताओं को भी जेपीसी में अपना पक्ष अकाट्य ढंग से रखना होगा। व्यापक हित अहित सदुपयोग दुरुपयोग देखकर फैसला करना होगा कि अगर ये तीनों विधेयक संविधान के विरुद्ध हैं तो इनसे अनेक कानूनों पर व्यापक और नकारात्मक असर पड़ने की आशंका तो है, तो समाधान का दूसरा रास्ता देखने लगेगा। वैसे सरकार को यह पता था कि इन विधेयकों के आने पर हंगामा होगा, अतः इन विधेयकों को जेपीसी के पास भेजने के लिए पहले से तैयारी थी। सरकार की आशंका के अनुरूप ही विपक्षी दलों ने लोकसभा में खूब हंगामा किया, क्योंकि यह विधेयक आरोप लगने की स्थिति में ही
सजा देने के लिए तत्पर होने जा रहा है। इसलिए विपक्षी दलों ने जमकर आपत्ति जताई। केंद्र सरकार पर यह गंभीर आरोप भी लगाया कि विपक्षी दलों की सरकार को अस्थिर करना चाहती है। विपक्ष यह आशंका जता रहा है कि अगर संविधान के में 130वां संविधान संशोधन हो गया तो फिर विपक्ष के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पद खतरे में पड़ जाएंगे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जेपीसी की बैठकों में इस पर गहराई से विचार करने के बाद अंतिम फैसला लेना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने 3 विधेयकों लोकसभा में पेश कर दिए हैं। 3 विधेयक लोकसभा में पेश किए। 130वां संविधान संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। केंद्र सरकार इन विधेयकों को भ्रष्टाचार विरोधी बता रही है, जबकि विपक्ष इससे सहमत नहीं है। दोनों पक्षों को समन्वय के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान रहे कि हमारे संविधान सभा में शामिल नेताओं ने सोचा भी नहीं था कि कभी देश की राजनीतिक स्तर, नैतिकता का स्तर इतना गिर जाएगा। आज तो कोई दागी नेता पद छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसे में आज या कल कुछ कानूनी प्रावधान ऐसे करने ही पड़ेंगे ताकि दागियों के लिए जगह न दे। अनेक कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जरूरी है कि राजनीतिक सहमति या व्यापक बहुमत से हुआ सुधार ही ठीक से फलीभूत होता है। हिमालय के इलाकों में क्यों बार बार फट रहे बादल? पंकज चतुर्वेदी लिखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिशोती गांव में बादल फटने की घटना से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मचेल गांव में अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। पुली और मंडी में 19 अगस्त को दोबारा बादल फटने से तबाही मची हुई है। जम्मू कश्मीर और हिमालय ही नहीं, हिमालय की गोद में बसा समूचा हिंदुस्तान चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि के कारण हैरान परेशान है। खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बादल फटना एक बड़ी विपदा के रूप में उभरा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही इन घटनाओं का पूर्वानुमान भी मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश में बीते एक हफ्ते के दौरान 6 जगह बादल फटने से तबाही आई है। उत्तराखंड में धराली जो त्रासदी थी, धराली गांव में बादल फटे थे। तो इसके कारण बताने के लिए इनकार किया जा रहा है, कारणों को बताने के लिए, मगर हकीकत यही है कि इस क्षेत्र में हर्षिल के अलावा कहीं भी मौसम विभाग का वर्षा मापन केंद्र ही नहीं है। यदि उससे ऊपर कहीं बादल फटा तो उसका कारण महज वर्षा को नहीं बताया सकता है। कश्मीर में बादल फटने की घटनाओं में साल दर साल वृद्धि बेहद चिंताजनक है। सरकारी आंकड़ा है कि वर्ष 2020 में वहाँ बादल फटने से 7 घटना हुई थी, 2021 में 11 और 2022 में 14 घटनाएं घटित हुई थी। और इसके अगले साल 2023 में 16 घटनाएं और 2024 में 25 बार बादल फटे हैं। 24 में इस साल अब तक बादल फटने की छोटी मोटी घटनाएं 12 हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में एक दशक पहले हर साल औसतन 5 से 6 घटनाएं घटती थी, लेकिन अब इनकी संख्या तेजी से वृद्धि हो रही है, 15 से 20 तक हो गई है। उत्तराखंड में बीते 8 सालों में बादल फटने की 67 घटनाएं ने व्यापक तबाही मचाई है। यह कड़वा सच है कि प्रकृति से अधिक मानव जनित त्रासदी है। न सिर्फ इसकी आवृत्ति बढ़ी है, बल्कि समय में भी बदलाव आया है। बादल फटने के महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारक बहुत ऊंचाई वाली हिमनद झीलों में तेजी से बाष्पीकरण माना जा सकता है। और ग्लोबल वार्मिंग की पिछली शताब्दी के दौरान पृथ्वी के औसत तापमान में 0.75 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पहाड़ या घाटी में ग्लेशियरों का तेज क्षरण हुआ है। हिमालय में हिमनद झीलें खतरनाक रूप से बढ़ रही हैं। ऐसी झीलें अधिक ऊंचाई के कारण बादलों से के सीधे संपर्क में आती है, जिससे अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बादल फटने की अनुकूल स्थिति पैदा होती है। मानसून के पूरे देश में फैलने के साथ ही नमीयुक्त पूर्वी हवाएं निचले स्तरों से होकर के पश्चिमी हिमालय तक पहुंच रही हैं, और ये हवाएं ऊपरी स्तरों पर बहने वाली पश्चिमी हवाओं से टकरा रही हैं। विपरीत दिशाओं से बहने वाली हवाओं का संगम क्यूम्यूलोनिम्बस बादलों और तूफानी बादलों या गरज चमक वाले बादलों के निर्माण के कारण बनता है। पर्वतीय क्षेत्र में हवाएं तेज गति से नहीं चलती हैं, कभी कभी छोटे क्षेत्र में अटक जाती हैं, जिससे भारी बारिश और बादल फटने की घटना होती है। यह अनिश्चितता के कारण मौसम वैज्ञानिक के लिए समय पर अलर्ट जारी करना कठिन हो जाता है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बादल फटने की घटनाओं की आवृत्ति लगातार बढ़ रही है, जिससे के कारण ऊंचाई पर ग्लेशियर तेजी से बाष्पीकरण होना भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दक्षिण एशियाई देश विशेष रूप से संवेदनशील हैं, क्योंकि ये दक्षिण में तेजी से गर्म हो रहे हिंद महासागर और उत्तर में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियरों के निकट है। अधिकांश बादल फटने की घटनाएं अप्रत्याशित तीव्र वर्षा से जुड़ी हुई होती हैं। हिमालय की स्थलाकृति
इसकी खड़ी और अस्थिर ढलानों की विशेषता बादल फटने की घटनाओं के लिए एक आदर्श सेटिंग प्रदान करता है, जिससे अचानक बाढ़ भूस्खलन होता है। हालांकि ऐसी विनाशकारी घटनाओं के लिए सटीक स्थान, आयाम और गंभीरता का अनुमान लगाना अभी मुश्किल है। नीति निर्माताओं को अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने के लिए समय पर जलवायु परिवर्तन के संभावित विनाशकारी परिणामों पर तत्काल ध्यान देकर इसी प्रभावी ढंग से काम करना होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।